नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है, तो आज हम लेक्चर फिफ्थ जो मॉरल कंट्रीब्यूशन देख रहे थे मॉरल थिंकर्स का और फिलोसफर्स का, है ना, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग अभी शुरू में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बारे में देख रहे थे, फिर उसके बाद में इंडियन थिंकर्स महात्मा गांधी से हम लोग शुरू करेंगे और रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और बिंदु वगैरह हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो आज हमने देखो सबसे पहले तो अपन लोग देख लेते हैं इसके बारे में। जो मैंने आपको कहा था, हमेशा जब भी ये थिंकर्स पढ़ना है हमको दिमाग में रखनी है क्या, एक टेबल। अब वो टेबल मैं आपके सामने लाऊं तो हमने देखो टीलियोलॉजिकल, है ना, टीलियोलॉजिकल और वर्चू एथिक्स कंप्लीट कर लिया। इसमें टीलियोलॉजिकल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा क्या, इगोइज्म, हिडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, इवोल्यूशनिज्म और परफेक्शनिज्म। अब इसके बाद में एक थ्योरी होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। ठीक है, उसमें अस्तित्ववाद में क्या कहते हैं, जो वैसे तो ये फिलोसफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने जो एथिक्स में है ना इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। फिर भी हम लोग एक दो थिंकर्स उसके देख ले रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इसमें से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें, इसमें सबसे बड़े थिंकर आते हैं सोरेन किरकेगार्ड। वैसे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की शुरुआत किरकेगार्ड की द्वारा भी मानी जाती है और नित्शे एक जर्मन फिलोसफर है ना, नित्शे। तो ये नित्शे के द्वारा भी इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले हम सोरेन किरकेगार्ड की बात करते हैं। कुछ लोग नित्शे को मानते हैं, कुछ लोग किरकेगार्ड को मानते हैं। तो किरकेगार्ड जो थे वो एक रिलीजियस थिंकर थे, परंतु ये किसको इंपॉर्टेंस देते थे, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देते थे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। जैसा कि आपको बताया, रिलीजियस थिंकर क्या करते हैं, ज्यादातर उनकी जितनी भी बातें होती हैं वो केंद्रित है भगवान के ऊपर। ठीक है, उसमें ह्यूमन को सेंटर पॉइंट नहीं रखा गया है। जितनी भी चीजें हैं उनको सबको साधन के तौर पे लिया गया है और जो साध्य है उसको भगवान लिया गया है। परंतु किरकेगार्ड क्या बात करते हैं, ये देखो, ये क्रिटिसाइज करते हैं मटीरियलिज्म को, क्योंकि इंसान जो है, मानव जो है, वो मटीरियलिज्म की तरफ पड़ा हुआ है और ये रिलीजियस थिंकर हैं, तो ये मानव को केंद्र में रख के मटीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बींग्स वांट टू अचीव हैप्पीनेस, है ना, फ्रॉम मटीरियल थिंग्स। पर ये क्या, मटीरियल थिंग्स की वजह से क्या होता है, ह्यूमन इमोशन में, है ना, इमोशन और सेंसिटिविटी में कमी आ जाती है। उसमें हमको काफी रिडक्शन देखने को मिलता है। ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, है ना, हिमसेल्फ विद मटीरियल थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही डेंजर में है, क्यों, मटीरियलिज्म की वजह से। तो ये देयरफॉर मटीरियलिज्म शुड बी रिजेक्टेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ये जो मेजर बात बताते हैं वो क्या कहते हैं, ये तीन स्टेजेस बताते हैं लाइफ की, और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिकेट का कोई क्वेश्चन बनता है, देखो फिलोसफी में क्रिकेट का बहुत ऊंचा नाम है, परंतु हमारे एथिक्स के लिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तीन स्टेजेस ऑफ लाइफ है। इसमें ये कहते हैं कि पहली एक स्टेज होती है इंसान की, जब इंसान क्या है, हैप्पीनेस गेन करता है, किससे, मटेरियल चीजों से। उसको गाड़ी मिल गई, उसको बंगला मिल गया, ये सारी चीजें उसको मिलेगी तो उसको लगेगा कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। पर जब ये सब कुछ उसको मिलता है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है लंबे समय तक के लिए, तो वो मटीरियल थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई हिम फॉर लॉन्ग पीरियड। फिर दूसरी स्टेज आती है, तब उसको क्या लगता है कि सोसाइटी के लिए अगर वो काम करेगा तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तो क्योंकि सोसाइटी के लिए काम करता है तो उसकी सोशल प्रेस्टीज इंक्रीज होती है, वो उसको बहुत खुशी देती है। जैसे आप नेता को देख लो, जैसे जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं उनको देख लो, तो ये सारे क्या करते हैं कि इनको लगता है कि सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, पर ये भी लंबे समय तक खुशी कैन नॉट गिव पीस फॉर लॉन्ग टर्म। फिर ये तीसरी स्टेज बताते हैं, उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है ना, और सराउंड कर लेता है खुद को किससे, भगवान से, सराउंड हिमसेल्फ विद गॉड, और उसको उसमें उसको लॉन्ग टर्म पीस मिलती है। तो अगर अब आज के टाइम पर आप देखोगे तो जो ये स्टेजेस हैं इनको आप, है ना, स्टेजेस को, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज है ना, इनको स्टेजेस को ऐसे मत मानो कि ये फर्स्ट आएगी फिर सेकंड आएगी फिर थर्ड आएगी। ऐसा जरूरी नहीं, ये पैरेलली भी हो सकती है। किसी को यही स्टेज आए, किसी को यही आए, किसी को यही आए। ठीक है, जिसको ये शुरुआत में आ जाएगी, थर्ड स्टेज शुरुआत में आ जाएगी, उसको तो लॉन्ग टर्म पीस मिल ही जाएगा। किसी को सेकंड वाली आएगी, किसी को ये वाली आएगी, या फिर किसी के लिए एक, मतलब एक इवोल्यूशन के तौर पे भी चल सकता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप जैसे ज्यादातर जितने भी लोगों को देखोगे, आप अगर खुद भी आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ये स्टेजेस देखने को मिल जाएंगी कि ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। जैसे अब आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जो जैनिज्म है उसमें बहुत सारे लोग अपना 100 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को दान करके और वापस वो एस्थेटिक लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो ये बात किसकी है, सोरेन किरकेगार्ड की। ठीक है, हम अगर फिलोसफी कभी आगे ऐसा मौका मिला कि हम लोग फिलोसफी पढ़ें या फिर जब डिटेल में एथिक्स के लेक्चर लेंगे तो इनकी लंबी चौड़ी बात करेंगे। फिर इसके बाद में एक महाशय आते हैं, जीन पॉल सार्tre, है ना। ये भी ऐसे ही इंडिविजुअलिस्ट थिंकर है और ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हम ऐसे ही थिंकर्स की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये देखो, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर ये ही रिजेक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को ये रिजेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देर आर थ्री पीपल हु चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड, है ना। एक कोर्स होता है दुनिया में, कुछ भी जो काम हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर कोर्स माना जाता है ना, ये कोर्स है। अब इस कोर्स से हट करके कुछ किसी ने कुछ काम किया है ना, तो वो उसने क्या है, दुनिया का ये जो कोर्स है, दुनिया जा रही थी इस तरफ सीधी सीधी, है ना। किसी ने ऐसा काम किया जो ये कोइंसाइड हुआ और उसके बाद में दुनिया चली गई इस तरफ। ऐसे तीन लोगों में जिन महाशय का नाम आता है, सबसे पहले तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उसके बाद आता है सिगमंड फ्राइड का नाम, फिर आता है कार्ल मार्क्स का नाम। तो ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी अलग अलग चीजों को, परंतु जो इनमें कॉमन बात है वो क्या है कि ये भगवान को नकारते हैं।
और जब ये भगवान को नकारते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है उसको बहुत बड़े ठेस पहुंचती है, और वो ठेस पहुंचती है तो इस वजह से ये जो दुनिया का कोर्स जो इस तरफ चल रहा था, जो सीधा सीधा चल रहा था, वो सीधे से ये इधर की तरफ मुड़ जाता है, और फिर दो अलग अलग तरह की विचारधारा रखने वाले लोग आ जाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी, सार्त्री साहब ने क्या किया कि इन्होंने रिजेक्ट किया किसको, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। किस लिए किया? टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। ये कहते हैं ह्यूमन बींग्स क्रिएट्स हिज एसेंस थ्रू हिज डिसीजन, उसके डिसीजन से ये ह्यूमन बींग्स है ना अपना एसेंस क्रिएट करते हैं, और मैन इज ऑलवेज फ्री टू टेक डिसीजन। इनका एक कोटेशन बहुत अच्छा है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, है ना, मतलब मैन का ये बेसिक नेचर है, जब वो पैदा हुआ है तब से उसका बेसिक नेचर है कि वो फ्री है। फिर ये दो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं, बीइंग और बिकमिंग की थ्योरी देते हैं, है ना। ये कहते हैं दो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स में, एक तो बीइंग होता है, एक बिकमिंग होता है। अब मैं बताऊं बीइंग और बिकमिंग के ऊपर इनकी एक पूरी किताब है, पर हम इतना सा जानेंगे कि बीइंग क्या है। बीइंग है एक स्टेट, एक एलिमेंट जो फ्री है अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और बिकमिंग क्या है? बिकमिंग है स्लेव, ठीक है, जो अपनी यूटिलिटी खुद डिसाइड नहीं करता है। तो ये स्लेव वाली बात के लिए ये क्या कहते हैं, इफ अ पर्सन डज नॉट टेक वंस ओन डिसीजन, खुद का डिसीजन अगर कोई खुद नहीं लेता है, देन इट मींस दैट बीइंग जो है वो बिकमिंग की तरफ जा रहा है ना। बीइंग किसकी तरफ चला जाएगा? अगर मान लो इंसान है, इंसान की हमने बात की, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, तो मैन बीइंग की तरफ था, पर अगर वो खुद के डिसीजन खुद नहीं लेगा तो वो किस तरफ चला जाएगा? बिकमिंग की तरफ चला जाएगा। इतनी सी बेसिक बातें हैं। वैसे मैं आपको साफ बात बता रहा हूं पहले कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बेसिक आइडिया रखने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास में डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स। अब डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स या ड्यूटी एथिक्स भी इसको बोलते हैं। तो ड्यूटी एथिक्स में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो भगवत गीता का आता है ना। क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारतीय फिलोसफी को थोड़ी सी ज्यादा महत्व देते हैं, और हम उसके अलावा भी जो भी डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में बात करेंगे, जैसे कि महाशय हैं इमानुएल कांट साहब, है ना, इन्होंने भी गीता पढ़ करके ही अपनी काफी सारी फिलोसफी बनाई है, ठीक है। अब ये बात सच मानो चाहे झूठ मानो, पर इन्होंने गीता पढ़ी है, और इनकी जितनी भी चीजें होंगी एंड में जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे उसके एंड में बेसिक डिफरेंस भी देखेंगे कि कांट की फिलोसफी में और गीता की फिलोसफी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी कांट महोदय की। अब जैसे भारत में होते हैं रविकांत, शशिकांत, वैसे ही ये जर्मन फिलोसफर थे इमानुएल कांट, ठीक है। तो ये इमानुएल कांट जर्मनी में इतनी ज्यादा पॉपुलर थे कि मतलब इनके बारे में इतनी स्टोरीज हैं, इनकी और इनकी नौकर की स्टोरीज, इनके टाइम की पंक्चुअलिटी को लेकर स्टोरीज, इनको ड्यूटी के प्रति जो इनकी अफेक्शन था उसको लेकर के स्टोरीज, तो बहुत सारी स्टोरीज है। तो एक एक करके हम लोग देख के इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात किया। स्टोरीज तो क्योंकि हम लोग देख नहीं रहे हैं इस सेशन में। अकॉर्डिंग टू हिम, जो कांट है वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम नो एक्शन शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ विल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, है ना। कॉन्सिक्वेंस के आधार पर किसी भी उसका इवैल्यूएशन, एक्शन का इवैल्यूएशन हम लोग नहीं करेंगे। किस आधार पर करेंगे? इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ विल, कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपकी इच्छा, आप इच्छा अनुसार उस काम को कर रहे थे, तब आपने आपकी पूरी इच्छा शक्ति के साथ में उसको काम किया है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है, तो भी आपको वो काम अगर विल से किया गया है तो उसको ये मॉरल काम मानते हैं, एथिकल काम मानते हैं। अब विल भी ये दो प्रकार की बताते हैं, एक तो होती है गुड विल, एक होती है बैड विल। गुड विल क्या होती है? जो इंस्पायर्ड बाय स्पिरिट ऑफ ड्यूटी, है ना, जो ड्यूटी से इंस्पायर होकर के जो काम किया जाएगा वो गुड विल माना जाएगा। और गुड विल जो है वो क्या है? मॉरल माना जाएगा, ठीक है। एक्ट्स परफॉर्म विद गुड विल आर एथिकल, मीनिंग एक्ट्स परफॉर्म विद द स्पिरिट ऑफ ड्यूटी आर एथिकल। जैसे कि आपने गीता में भी, गीता की जितनी भी बेसिक बात आप जानते होंगे, तो सबसे बेसिक बात यही है कि वो ड्यूटी के ऊपर फोकस करती है, वो फल के ऊपर फोकस नहीं करती है। फिर बैड विल, बैड विल क्या होते हैं? वो विल जो इंस्पायर्ड होती है किससे? इमोशन से, है ना। इमोशंस, प्रॉफिट और लॉस भी आ गया, पर इमोशंस आप ध्यान रखो कि इमोशन से अगर इंस्पायर होकर के आप कुछ भी काम करते हो तो वो उसको क्या है? कांट कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इनएथिकल, अनएथिकल काम है, ठीक है। तो ये कांट कह रहे हैं गुडविल और बैड विल के बारे में। फिर देखो इन्होंने कांट, जैसे जैसे अपन ने हीगल की बात की थी ना, वैसे ही कांट एक चीज के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। वो बदनाम है फिलोसफी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस लाने के लिए कि उन्होंने ऐसी ऐसी शब्दावली दी कि लोग समझते ही रह गए। जैसे हीगल की मैं आपको एक बात बताऊं कि हीगल से जो वहां के फिलोसफी के बाकी लोग थे जो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी फिलोसफी में क्या कहना चाह रहे हो, तो जो भी आप कहना चाह रहे हो उसको थोड़ी सी सरल सी भाषा में कह दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सरल सी भाषा में कह देते हैं। तो उन्होंने 6 साल लिए, है ना, 6 साल लिए। 6 साल में उन्होंने 6 वॉल्यूम लिखे, है ना, 6 वॉल्यूम्स ही रोट एक किताब के। और वो 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने किया क्या? वो 6 वॉल्यूम्स में उन्होंने उनकी जो फिलोसफी थी उनको सिंपल भाषा में समझाया। और फिर जो फिलोसफी वाले लोग थे वो आए और उन्होंने कहा हीगल साहब माफ करो, आपने तो जो पहले कहा था उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिमिलरली सिमिलर थिंग्स गोज विद कांट। कांट के साथ में भी ऐसे ही होता है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक शब्द देते हैं कांट, और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये कांट की फिलोसफी में और ये एथिक्स और फिलोसफी में ही ये शब्द है। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक शब्द देते हैं और ये कहते हैं कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? इसमें इंपेरेटिव का मतलब तो है मॉरल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, और कैटेगोरिकल का मतलब क्या है? जो मॉरल रूल्स हैं वही एंड है, वही साध्य हैं, और उनको किसी और हायर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बेसिक बात अगर आप समझो, हमने बात की थी एंड और मीन्स की, ठीक है। अब हम मीन्स का इस्तेमाल करते हैं
टू रीच टू एंड, ठीक है। ज्यादातर फिलोसफीज में ये माना गया है, इवन भगवद गीता में भी, कि एंड तो है कौन, गॉड, है ना। एंड कौन है, गॉड, और मीन्स क्या है, मॉरल रूल्स मीन्स, है ना। मॉरल रूल्स, हम मॉरलिटी को फॉलो करेंगे, एथिकल रहेंगे पूरे जीवन, तो हमको क्या, भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे हिंदी में ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति को जो कांट है वो बिल्कुल उल्टा बताते हैं। कांट कहते हैं कि आप भगवान को भी अगर मानते हो ना, तो वो भगवान को मानना भी क्या है, साधन है, क्या प्राप्त करने के लिए, मॉरल रूल्स, है ना। मॉरल रूल्स प्राप्त करने के लिए या मोरालिटी को प्राप्त करने के लिए भगवान भी एक साधन है, तो भगवान को भी ये साधन बना देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की। एक बार हम लोग इसको रीड आउट करेंगे कि कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में क्या बातें की है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कांट मॉरल रूल्स शुड बी फॉलोड एज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब इन्होंने बोला मॉरल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और कैटेगोरिकल मीन्स क्या है, मॉरल रूल्स आर नॉट फॉलोड फॉर एनी हायर ऑब्जेक्टिव। इनका कहने का मतलब है ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी ही ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी करने का, जो ड्यूटी करना ही ड्यूटी है। ये ड्यूटी के लिए इन्होंने फेमस कोट दिया है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, ठीक है। ये कोटेशन इनका याद रखना, इनके और भी 4-5 कोटेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा भगवत गीता, महात्मा गांधी, इनसे तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पहला लेक्चर एथिक्स का हुआ था, उससे भी एक क्वेश्चन पक्का है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो कांट है। फिर अपन देखते हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव तो ये है। तो फिर हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव क्या है, ये कहता है कि जो आप मॉरल रूल्स फॉलो कर रहे हो वो कोई हायर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए है, ठीक है। व्हेन मॉरल रूल्स आर फॉलोड फॉर सम हायर ऑब्जेक्टिव। तो ये तो कांट इसको तो अपोज करते हैं, कांट डज नॉट सपोर्ट इट, है ना। कांट का क्या है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, एक्सक्यूज मी। फिर हम बात करते हैं मोरालिटी। तो मोरालिटी के लिए ये क्या कहते हैं, 4 फॉर्मूलाज इन्होंने दिए मोरालिटी के, है ना। दीज फॉर्मूलाज शुड बी यूज्ड व्हेन फॉर्मुलेटिंग मॉरल रूल्स। आप मॉरल रूल्स बना रहे हो, कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कोई मॉरल रूल बनाया जा रहा है, तो उसके इन्होंने 4 फॉर्मूलाज दिए। अब वो 4 फॉर्मूलाज क्या हैं, एक सबसे पहले तो है लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी, है ना। लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मॉरल रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें इफ या बट लगाया जा सके, है ना। उसको आप यूनिवर्सल मानो, उसको वो सार्वभौमिक होना चाहिए। मॉरल रूल शुड नॉट बी रिलेटेड टू प्लेस, टाइम, पर्सन एटसेट्रा, है ना। कुछ भी हो जाए उसमें कोई भी एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली दैट रूल कैन बी अडॉप्टेड विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल एंड नो एक्सेप्शंस कैन बी एक्सेप्टेड इन इट। ये है लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी। फिर लॉ ऑफ कंसिडरिंग मैन एज एन एंड। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि आप जो भी काम करो उसमें जो भी मॉरल रूल्स बनाओ उसमें आप मानव को एंड मान के वो रूल बनाओ कि आप किसके लिए कर रहे हो, मानव के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि ये कह रहे हैं अमंग ऑल लिविंग बींग्स ह्यूमन बीइंग इज सुपीरियर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को सुपीरियर बता रहे हैं, इट इज ह्यूमैनिटी व्हिच मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर, देयरफॉर ह्यूमैनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। अब ह्यूमन बीइंग क्यों जो है सुपीरियर माना है इन्होंने, इसलिए नहीं कि हमारे हाथ पैर हो गए, हम चलने लग गए या बोलने लग गए या फिर और कुछ। ये सारे काम तो बाकी जानवर भी कर रहे हैं, है ना, अपने अपने मैनर में कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, परंतु ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज है जो और किसी में नहीं है, तो इसलिए ह्यूमैनिटी ह्यूमन बींग्स को सुपीरियर बनाती है। फिर ये कहते हैं इट मींस नो ह्यूमन बीइंग शुड बी कंसिडर्ड एज मीन। किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप साधन नहीं समझोगे, वो ह्यूमन बीइंग क्या है, एंड है, साध्य है अपने आप में। फिर देते हैं ये लॉ ऑफ ऑटोनॉमी। लॉ ऑफ ऑटोनॉमी में ये बात करते हैं ईच इंडिविजुअल इज फ्री बाय बर्थ, देयरफॉर नो मॉरल रूल शुड बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, है ना। मतलब ये स्टेट के जो कंसेप्ट को है, लॉ के कंसेप्ट को है, ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं लॉ ऑफ ऑटोनॉमी होनी चाहिए और एक्सटर्नली इम्पोज नहीं होना चाहिए। इंसान में खुद में इतनी वैल्यू डेवलप हो जानी चाहिए कि वो मॉरल रूल्स को फॉलो करे, है ना। मॉरल रूल शुड बी डिसाइडेड बाय पर्सन हिमसेल्फ। फिर लॉ मेकर ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स, इसमें क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले तीनों का इंटीग्रेशन है, लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी, लॉ ऑफ कंसिडरिंग मैन एज एन एंड और लॉ ऑफ ऑटोनॉमी। ये तीनों का इंटीग्रेशन किसमें है, लॉ मेकर ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स में, ठीक है। तो ये इन्होंने फॉर्मूलाज दिए किसके लिए, फॉर्मुलेटिंग मॉरल रूल्स के लिए। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कांट ह्यूमन बीइंग से 2 एस्पेक्ट है ना। तो ये 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो रैशनल एस्पेक्ट है और एक इमोशनल एस्पेक्ट है ना। रैशनल एस्पेक्ट तो वो है जो इंसान को ड्यूटी का, कर्तव्य का पथ फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता है, ठीक है, ये तो उसका रैशनल एस्पेक्ट है। और इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, जो उसको ड्यूटी के पथ से हटने के लिए डिविएट करता है, मतलब उसको इंस्पायर करता है कि आप ड्यूटी ना करो। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट, ये इमोशंस के बहुत ज्यादा खिलाफ रहे हैं देखो अपने पूरे जीवन, और इन्होंने इमोशंस को इतना ज्यादा खिलाफत कर दी कि ये अपने आप में एक, जैसे सूरज है ना, सूरज निकलेगा, अगर 6 बजे सूरज निकलना है ना, 6 बजे सूरज निकलेगा तो ये फिक्स है 6 बजे सूरज निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रोफेसर साहब थे जो कांट थे, वो अगर 9 बजे कॉलेज आते हैं तो वो 9 बजे ही कॉलेज आएंगे। इन केस अगर ऐसा मान लिया कि किसी ने घड़ी में टाइम देखा कि 9:05 हो रहे हैं, आज प्रोफेसर साहब लेट हो गए, तो वहां के लोग ऐसे बोलते थे यू कैन गो एंड मैच योर ओन वॉचेस, बिकॉज वॉचेस कैन बी रॉन्ग बट प्रोफेसर कैन नॉट बी रॉन्ग। तो इसलिए ये क्या है कि ड्यूटी और जो ये ऐसी डिसिप्लिन लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, ठीक है। ये तो चलो कोई काम की बात नहीं है, मैं बीच बीच में कोशिश तो कर रहा हूं मैं कि कोई स्टोरीज पर ना हो, पर स्टिल माय बैड। तो ये क्या कह रहे हैं, रैशनल एस्पेक्ट है और इमोशनल एस्पेक्ट है, और ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर मोरालिटी अ पर्सन शुड स्ट्रेंथन रैशनल एस्पेक्ट एंड शुड कंट्रोल इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट को आपको डिक्रीज करना है और रैशनल एस्पेक्ट है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। ये कांट के 2 एस्पेक्ट हो गए, ह्यूमन के 2 एस्पेक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। फिर देखो इसमें कुछ पॉस्टुलेट या प्री अजम्पशंस
है ना। मोरालिटी के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स इन्होंने बताए हैं, कुछ प्री अजम्पशंस बताए हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या हमको प्रीवियसली अज्यूम करना पड़ेगा, तब हम लोग मॉरल रूल्स बनाएंगे या मोरालिटी को स्थापित करेंगे। सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ विल, है ना। इसकी हमने पहले भी बात की होगी, आपको याद हो तो पहले दूसरे लेक्चर में हमने इसकी बात की थी। फ्रीडम ऑफ विल क्या कहता है कि एक इंसान जो है वो फ्री है अपना डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका जो डिसीजन है वो किसी भी तरीके से इधर उधर किसी कारणवश नहीं बना होना चाहिए, उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इट इज कॉल्ड पोस्टुलेट ऑफ एथिक्स, इसको पोस्टुलेट ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं। इट मींस दैट एवरी पर्सन इज फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजन, देयरफॉर ही कैन बी हेल्ड, ये हेल्प नहीं है, हेल्ड है, ठीक है, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजन, ठीक है। तो ये वाली बात अपन ने पहले भी की हुई थी। फिर ये कहते हैं इमोर्टेलिटी ऑफ सोल। इमोर्टेलिटी ऑफ सोल में क्या कहते हैं ये कि गॉड एंड सोल कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। इसमें भी एक स्टोरी है, वैसे बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कि कांट का जो नौकर था लंपी, है ना, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब कांट ने पहले जो अपनी फिलॉसफी थी उसमें ये गॉड को रिजेक्ट कर देते हैं, पर लंपी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि कांट री इंट्रोड्यूस गॉड इन फिलॉसफी बिकॉज ऑफ लंपी। तो ये चलो दूसरी स्टोरी हो गई। अकॉर्डिंग टू कांट ये क्या कह रहे हैं, गॉड एंड सोल इनको प्रूव नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट। अब ये मेरे से भी मत पूछना इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा मतलब है। तो ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है, इसको अपन प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए टू स्टैब्लिश मोरालिटी इमोरालिटी ऑफ सोल एंड रीबर्थ शुड बी एक्सेप्टेड। इसलिए क्या कह रहे हैं, रीबर्थ का कंसेप्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इमोर्टैलिटी ऑफ सोल को भी, इमोरालिटी नहीं है ना, इमोर्टैलिटी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना। इमोर्टैलिटी ऑफ सोल को भी कंसिडर करना चाहिए कि आत्मा कभी मरती नहीं है। दूसरी रीबर्थ का कंसेप्ट आपको मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये गॉड और सोल का जो कंसेप्ट है ये प्रूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज लाइफ इज लिमिटेड और एब्सोल्यूट मोरालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन इट, देयरफॉर रीबर्थ ऑफ द सोल इज SOUL है, ठीक है, सोल शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये मान लेना आप, जैसे मान लो ये एक लाइन है ना, एक लाइन में हम बात करें, यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा इंसान है, यहां पर भगवान है, ठीक है। अब आप यहां से यहां पहुंच रहे हो, यहां से यहां, यहां से यहां, आपको जाना कहां पर है, यहां पर, है ना, आपको ब्रह्म के पास जाना है। ब्रह्म के पास जाना है, इसका मतलब क्या है कि आपको एब्सोल्यूट मोरालिटी की स्टेट में पहुंचना है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, परंतु आप जब ये इसको मानोगे ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको मानना ही बंद कर दोगे आप, तो एब्सोल्यूट मोरालिटी पॉसिबल नहीं। फिर इसके बाद में ये कह रहे हैं क्या, एक सेकंड, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर देता हूं। इसके बाद कह रहे हैं ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस बट टू एस्टैब्लिश मोरालिटी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड शुड बी एक्सेप्टेड। ये हमने जो बात की वही बात है। फिर गॉड गिव्स प्लेजर टू मॉरल ह्यूमन बींग्स, है ना, जो मॉरल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो, उनको गॉड, है ना, भगवान एक अच्छा प्लेजर देता है, सुख की प्राप्ति देता है, बाय विच गुड विल ट्रांसफॉर्म्स इनटू एब्सोल्यूट विल। अब एब्सोल्यूट विल क्या होती है अकॉर्डिंग टू कांट, गुड विल एसोसिएटेड विद प्लेजर। जो गुड विल हमने शुरुआत में पढ़ी थी, वो अगर ड्यूटी आप कर रहे हो और प्लेजर के साथ में कर रहे हो, तो ये कहना चाह रहे हैं ये कि यही एब्सोल्यूट विल है। और इसके अलावा इन्होंने होली विल की भी बात की है, कि भगवान की भी कोई विल होती है, वो सेक्रेड विल है, वो होली विल है। फिर दिस विल कंप्लीटली रैशनल एंड दिस इज कंप्लीटली रैशनल एंड डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ इमोशन। जैसा कि कांट पहले ही बात कर रहे हैं कि रैशनल एस्पेक्ट है और इमोशनल एस्पेक्ट है, और हमको बनाना क्या है, रैशनल को स्ट्रॉन्ग करना है और इमोशनल को डिक्रीज करना है। तो ये कुछ प्री अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स थे मोरालिटी के। अब ये ऐसे कैसे दो दो पांच पांच नंबर में क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है, तो आप ये एक बार, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ समझा पाने की, कोई चीज नहीं समझ में आती है रट लेनी है, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी जो हमने पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की, वो नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ दो, पर ये चीज समझ में नहीं आई तो भी इसको रटना है। फिर आगे बात करते हैं कि कांट के कुछ क्रिटिसिज्म में क्या हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। ही कंप्लीटली इग्नोर्ड, ये कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग गीता बात करती है कि आप फल की चिंता मत करो, है ना, ऐसा कहते हैं कि आप फल को बिल्कुल इग्नोर करो। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर कांटियन एथिक्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, वो भी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है हो पाती है। फिर कांट डज नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट ये नहीं करते हैं, बट एवरी प्रिंसिपल हैज एक्सेप्शंस, ठीक है। इन्होंने पहले बोला कि एक्सेप्शन एक्सेप्टेड नहीं है ना, पर हर प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो है, दुनिया तो अपवादों से ही चल रही है। फिर Kant does not give any importance to emotions while for human existence emotions and sentiments are important। इमोशंस भी तो इंसान को इंसान बनाते हैं भाई। ह्यूमनिज्म की जो थ्योरी है उसमें इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, परंतु कांट तो बिल्कुल भी इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। फिर कांट एक्सेप्ट करते हैं गॉड और सोल को, पर वो प्रूव ही नहीं की जा सकती, तो आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, आपने तो बस मान लिया। फिर मोरालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन गॉड एंड सोल, ठीक है, मोरालिटी को गॉड और सोल के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जो फेमस फिलोसोफर नीत्शे जिनकी हमने पहले बात की थी, तो उन्होंने एक दिन अपने स्टूडेंट से पूछा कि जर्मनी की इतनी बुरी हालत हो रही है, आप लोग क्या करोगे। तो उन्होंने सबने कहा, वैसे ही बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, शॉर्ट आई विल टेल यू। तो उन स्टूडेंट्स ने उनको कहा कि हमने ये सारी चीजें अब भगवान पे छोड़ दी है। तो उन्होंने भगवान का एक पुतला बनाया और वो जर्मनी की रोड पर उसको चौराहे पर लेकर के गए और वहां पर उस पुतले को जला दिया। तो फिर वो बच्चे भागे भागे आए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ जर्मनी।
मैंने तुम्हारे भगवान को जर्मनी के चौराहे पर मार दिया है, अब बताओ कि तुम्हारी मदद कौन करने वाला है। देन उन्होंने फिर ये जो जागृति हुई वहां पर जर्मनी में, उसका बहुत बड़ा श्रेय नीत्शे को जाता है। तो ये बस एक समझाने के लिए था, नथिंग बट इम्पोर्टेंट। फिर कुछ कोटेशंस हम देखते हैं कांट की कोटेशन देखो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी है। वैसे मैंने आपको कहा था कोटेशंस आप खुद ही कर लेना, फिर भी ये मैं रीड आउट कर देता हूँ। इनोसेंस इज वंडरफुल बट द बैड थिंग इज दैट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ वेल, है ना। इनोसेंस अपने आप को बचा नहीं सकती, एंड इट कैन बी इजीली सेड्यूस्ड। फिर ग्रेटेस्ट ह्यूमन डिस्कवरी इज टू नो व्हाट वन शुड डू टू बिकम ह्यूमन बीइंग, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या होगी अगर किसी को ये पता चल जाए कि इंसान को मतलब ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर मैन शुड बी डिसिप्लिन फॉर ही बाय नेचर इज रॉ एंड वाइल्ड। फिर चौथा कोटेशन क्या है, इट इज बियॉन्ड डाउट दैट ऑल आर नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस। सारी नॉलेज किसके साथ शुरू होती है, एक्सपीरियंस के साथ। और फिर लास्ट में मैच्योरिटी मींस द करेज टू यूज वंस ओन इंटेलिजेंस, है ना। आपके अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना का जो करेज आ जाता है उसको ही मैच्योरिटी कहते हैं। तो ये कोटेशन है, ये आपको रटनी ही है, लिख करके आनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इंट्यूशनिज्म की, है ना। आपने जब हमने वो चार्ट देखा था तो हमने जो ड्यूटी एथिक्स या डीओंटोलॉजिकल की बात की थी, उसमें हमने सबसे पहले कांट के बारे में बात की थी, है ना। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने देखा था भगवत गीता को, भगवत गीता, है ना। भगवत गीता के बाद में हमने जो थर्ड नंबर पे देखा था वो देखा था इंट्यूशनिज्म, है ना। इसको हिंदी में अंतः प्रज्ञावाद बोलते हैं, है ना, अंतः प्रज्ञावाद। अब ये भगवत गीता का तो पूरा चैप्टर है, तो हम उसमें कवर कर लेंगे। कांट साहब को हमने कवर कर ही लिया है। अब अंतः प्रज्ञावादी क्या कहते हैं, इंट्यूशनिस्ट जो हैं वो लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेसिक आप समझो तो इतनी सी बात है, अपने खुद के इंट्यूशन को, अपने मन में जो भाव आ रहे हैं ना, है ना, जो इंट्यूशन आते हैं जिसको हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं। अब इंट्यूशन को इंट्यूशन समझाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इंट्यूशन आते हैं उसको मानना ही मॉरल मतलब एथिकल है। तो ये इंट्यूशनिस्ट यही कहते हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दोज एक्ट्स आर एथिकल व्हिच आर डन एज पर द इंट्यूशन, उन एक्ट्स को एथिकल माना है। अब इंट्यूशन क्या है, इट इज काइंड ऑफ डायरेक्ट नॉलेज जिसका सोर्स हुज सोर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो आप इतनी बात तो इंट्यूशन के बारे में समझ सकते हो। इसमें जो मेन थिंकर्स आते हैं वो देखो राल्फ कडवर्थ आते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू हिम एक्सपीरियंस डज नॉट प्ले एनी रोल इन इंट्यूशन, है ना। इंट्यूशन आपके एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है इंट्यूशन का। इंट्यूशन बस आते हैं, है ना। इट इज जनरेटेड थ्रू रीजन, रादर इट इज जनरेटेड थ्रू प्योर रीजन। इंट्यूशन इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स में इंट्यूशन प्रेजेंट है। थ्रू विच, है ना, थ्रू विच दे कैन टेक एथिकल डिसीजंस, है ना। ये कहते हैं इंट्यूशन को किसके साथ कंपेयर करते हैं, ये मैथमेटिक्स के साथ कंपेयर करते हैं। बहुत सारी इसमें अगर मैं आपको थ्योरीज समझाने लगूं तो बहुत घंटों लग जाएंगे। पर जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल भी सही से नहीं बन रहा है इस पेन से, तो ये एक ट्राइंगल है ना। अब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री है ना। ये कहीं पर लिखा हुआ था क्या, पहले से लिखा हुआ नहीं था। पर दुनिया में क्या ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल है जो जिसका योग 180 डिग्री नहीं होगा। अगर 180 डिग्री योग नहीं होगा तो आप ऐसा कोई ट्राइंगल मुझे बना करके बताओ। वैसे ही ये कह रहे हैं इंट्यूशन है, इसका एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका रीजन से लेना देना है, प्योर रीजन है, उसके थ्रू ये जनरेट होता है। और ये मैथमेटिक्स की तरह है, इसका मतलब आपको ओरिजिन नहीं पता है, ये डायरेक्ट नॉलेज है, अब कहां से आ रही है ये नहीं पता। तो ये राल्फ कडवर्थ है। फिर एक शाफ्टसबरी और हचिसन आते हैं, ये देते हैं क्या, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंस। इसमें ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्टेड द रोल ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस एज पर्सन डेवलप्स एस्थेटिक सेंस, है ना, ब्यूटी सेंस, सिमिलरली मॉरल सेंस इज आल्सो डेवलप। जैसे कि इमोशन, रोल ऑफ इमोशन और एक्सपीरियंस होता है किसमें, ब्यूटी का सेंस डेवलप करने में, वैसे ही मॉरल सेंस भी डेवलप होता है। फिर इट मींस इफ पर्सन कंटिन्यूअसली फेसिंग मॉरल प्रॉब्लम्स या डायलेमास, है, मॉरल प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, डायलेमास को फेस करेगा, तो वो इंसान मॉरल डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकता है। जो उन्होंने पहले बात करी राल्फ कडवर्थ ने, उसको थोड़ा सा ये अपोज करते हुए बात कर रहे हैं कि अगर इंसान प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, डायलेमास को फेस करेगा, तो उस इंसान में क्या कैपेबिलिटी आ जाएगी और बेटर मोरल डिसीजन लेने की। फिर एक बटलर साहब आते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ही गेव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या कह रहा है, ही एक्सेप्टेड रोल ऑफ बोथ रीजन एंड इमोशन। इन्होंने दोनों को ही मान लिया। अब देखो पहले वाले जो थिंकर है राल्फ है, वो सिर्फ रीजन मान रहे हैं, ये रीजन नहीं मान रहे हैं, ये इमोशन और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और जो तीसरे थिंकर है ये रीजन भी मान रहे हैं और इमोशन भी मान रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, इट हेल्प्स इन गेटिंग नॉलेज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फिर ये तो बटलर। फिर लास्ट में देखो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए इंट्यूशनिज्म क्या है, और ये इंट्यूशन के आप इनके नाम भी ध्यान रख लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं जॉन रॉल्स की, है ना। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनका एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनना चाहिए, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन है जो इनका बन सकता है। तो ये एक अमेरिकन थिंकर थे, है ना। वैसे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपने पूरी लगभग हमने सारे थिंकर्स कवर कर रही है एथिक्स में, है ना। और वैसे तो फिलोसफी में तो बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं, पर आपने बेयरली कहीं किसी थिंकर को देखा होगा जो अमेरिकन है। तो ये अमेरिकन थिंकर है, तो आप इनको देख लो ध्यान से। जॉन रॉल्स साहब हैं, फोटो मैंने लगाया नहीं है। इन्होंने एक किताब लिखी थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने किताब क्यों लिखी पता है, जो पहले से थ्योरी ऑफ जस्टिस चल रही थी ना उसको गलत ठहराने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से जो न्याय है वो क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस ही न्याय है। फेयरनेस मतलब क्या,
तो देखते हैं, द मेन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ हिम इज दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइमरी गुड्स लाइक लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी। अब लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी जैसी चीजों को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आपको क्या पता कि किसके पास लिबर्टी कम है, किसके पास अपॉर्चुनिटी कम है, इक्वालिटी कैसे? तो ये इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। और फिर इन्होंने क्या है कि अपनी किताब भी लिखी, उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? थ्योरी ऑफ जस्टिस को, बिकॉज दे आर नॉट फेयर, है ना। जैसे कि अपन ने पहले बात की थी यूटिलिटेरियनिज्म की, उपयोगितावाद की। अब उपयोगितावाद क्या कह रहा था? मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। पर हमने जब बात की थी कि इसमें माइनॉरिटी का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट ही नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबकी तो आप बात नहीं कर पा रहे हो फिर, और माइनॉरिटी को तो ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज करते हैं जो एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, जो हमने जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम की देखी थी वो। तो फिर ये बात करते हैं, ही क्रिटिसाइड यूटिलिटेरियनिज्म बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज नॉट प्रोटेक्टेड इन इट एंड कंसेंट ऑफ ऑल इज नॉट टेकन, है ना। सबका आपने कंसेंट नहीं लिया फॉर्मुलेशन में। आपने दो, मैंने आपको कहा था कोई ऐसी कंट्री है जिसमें 90% क्रिश्चियंस रहते हैं, 10% मुस्लिम्स रहते हैं, है ना। आपने फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज भी इनके हिसाब से कर दिया, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस भी देख ली, तो 90% के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस पहुंच रही है, तो माइनॉरिटी के राइट्स कहां प्रोटेक्ट हुए? ये मतलब डोंट टेक इट ऐसे, अदरवाइज मत लेना, यहाँ पे मुस्लिम्स मान लो, हिंदूज मान लो, अपोजिट कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म को या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उन्होंने दी थी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर ये कहते हैं टू फॉर्मुलेट थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक प्रोसेस, अ प्रोसेस शुड बी यूज्ड वेयर कंसेंट ऑफ एवरीवन मस्ट बी देयर, है ना। सभी का कंसेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसी वो बना रहे हो, थ्योरी ऑफ जस्टिस बना रहे हो, तो सभी का कंसेंट होना चाहिए। अब सभी के कंसेंट की जब बात आती है ना, तो हमने जब हॉब्स को पढ़ा था तब हमने देखी थी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, है ना। मैंने आपको उस टाइम पे समझाई थी, अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने यही बात की थी कि एक सोसाइटी बनी थी, वहां पर कुछ लोग आकर के रहने लगे थे, मतलब सोसाइटी नहीं बनी थी, एक जगह थी, वहां पर जोग्राफिकल जगह थी, वहां पर कुछ लोग आकर के रहने लगे थे। इन्होंने आपसी सहमति बनाई और सहमति बनाने के बाद में इन्होंने एक लेटर पर साइन कर दिया, है ना। 3 4 5 6 जितने भी जने थे उन्होंने साइन कर दिया और इन्होंने कहा कि अब से हम सोसाइटी है, अब से हम नेशन है, अब से हम स्टेट है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो बात की थी, ये क्या है, सबकी इसमें है ना कंसेंट ली गई थी। तो ठीक उसी तरीके से आपको जब थ्योरी ऑफ जस्टिस बनानी है तो भी आपको सबका कंसेंट लेना पड़ेगा। तो आगे ये बहुत वो इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, टू फॉर्मुलेट थ्योरी ऑफ जस्टिस हेल्प फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैन बी टेकन, है ना। ये थ्योरी किसने दी थी? हॉब्स, लॉक और रूसो ने। तो ये एक्सप्लेन्स हाउ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। ये एक्सप्लेन करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। इन इट इमेजिनेशन इज यूज्ड इन विच एवरीवन इज इन्वॉल्व, है ना, सभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सिमिलर इमेजिनेशन आप यूज कर सकते हो किसमें? टू फॉर्मुलेट थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसे कि कैसे करेंगे? तो ये कह रहे हैं ऑल रैशनल इंडिविजुअल, जितने भी रैशनल इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको एक जगह पर बुला लो। उस जगह का नाम देंगे हम ओरिजिनल पोजीशन, है ना। ये इमेजिनरी जगह, सब रैशनल इंडिविजुअल्स को यहाँ पे बुला लो। इस ओरिजिनल पोजीशन पे बुलाने के बाद ये सारे इंडिविजुअल्स को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस पे रखो। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अगर 2 नंबर में कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस पूछ सकता है। तो उन सबको जिनको आपने ओरिजिनल पोजीशन पे बुलाया है, ऑल रैशनल इंडिविजुअल्स, उनको आप वेल ऑफ इग्नोरेंस पे रखोगे। अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस ऐसा है, वेल मतलब पर्दा होता है। अब अज्ञानता का ऐसा पर्दा इन लोगों के आगे डालना है कि इनको खुद का स्टेटस ना पता हो, है ना, इनको खुद की कैपेबिलिटीज ना पता हो, इनको खुद के कोई फ्यूचर प्लान्स ना हो। जैसे कि आपको बताऊं कि अगर आप कभी इंडियन आर्मी में, है ना, इंडियन आर्मी में कमांडो ट्रेनिंग कोर्स पे जाओ, है ना, कमांडो ट्रेनिंग कोर्स होता है ना, ये कर्नाटक में भी होता है। जैसे अगर आप पैरा के लिए वॉलंटियर करते हो, पैरा एसएफ के लिए, तो उसमें भी ये कोर्स होता है ना, जो पैरा एसएफ का कोर्स होता है। उसमें क्या है, जब आप द डे यू गेट इनटू द गेट्स ऑफ दिस एकेडमी, आपकी सारी की सारी जो वो होती है, मतलब रैंक्स होती है, वो छीन ली जाती है। मतलब इसके अंदर एक हवलदार भी जाएगा तो भी उसको वही पोजीशन है, एक कर्नल जाएगा उसको वही पोजीशन है, ठीक है। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वेल ऑफ इग्नोरेंस बनाओ जिसमें ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग हैं उनको क्या है, खुद के स्टेटस का ना पता हो, उनकी कैपेबिलिटीज का ना पता हो, उनकी फ्यूचर प्लान्स का ना पता हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, अब आगे समझते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस होगा, है ना, जब क्या करेगा इंसान, जो मॉरल रूल्स बना रहा है या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस बना रहा है, वो सबकी इक्वालिटी के बारे में, इक्वल लिबर्टी टू ऑल के बारे में सोचेगा। फिर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल के बारे में सोचेगा, और प्रोटेक्शन की बात करेगा किसको? वीकर सेक्शन की। जब उसको पता ही नहीं होगा कि क्या मैं वीकर सेक्शन में आ जाऊं तो, है ना, क्या मैं बाहर जाऊं, ये पर्दे से बाहर निकलूं तो क्या पता मैं ही वीकर सेक्शन हूं। तो वो जब मॉरल रूल्स बनाएगा या फिर वो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाएगा, उसमें वीकर सेक्शन का भी ध्यान रखेगा, लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए इसका भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो मैंने बेसिक कोशिश की है समझाने की, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। फिर रॉल्स क्या कहते हैं, ये कंपेयर करते हैं सोसाइटी को किसके साथ? चेन के साथ। और ये कह रहे हैं कि अगर चेन को आपको प्रोटेक्ट करना है या फिर एग्जिस्टेंस में रखना है, तो आपको उसका जो वीकेस्ट लिंक होगा उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो रॉल्स कंपेयर्ड सोसाइटी विद अ चेन एंड ही सेज इफ वी वांट टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ चेन देन इट्स वीकेस्ट लिंक शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई। यहीं पर हमारा देखो लास्ट लेक्चर है, ये भी फिनिश होता है। इसके बाद में हम लोग आगे जो देखेंगे वो इंडियन थिंकर्स की हम लोग बात करेंगे। कोशिश करूंगा पहले भगवत गीता हम लोग खत्म करें, उसके बाद में इंडियन थिंकर्स के ऊपर आए, ठीक है। ठीक है, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।